गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 6 विश्व मानव अधिवास के विषय में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। विश्व मानव अधिवास, ठीक है। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि मानव अधिवास क्या होते हैं। देखो, ह्यूमन सेटलमेंट की हम चर्चा करते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट से क्या मतलब है, अभिप्राय है, इसकी हम बात करते हैं कि मानव क्या करता है, अपने रहने के लिए जो स्थान बनाता है, मानव जो अपने रहने के लिए जो स्थान बनाता है वो क्या हो जाता है, मानव अधिवास कहलाता है। रहने के लिए स्थान बनाता है, धीरे धीरे 5-10 आवास बन जाते हैं, वो क्या बन जाता है, मानव अधिवास या मानव बस्तियां बन जाती है, ठीक है। इसकी हम चर्चा करते हैं। देखना कि मानव द्वारा निर्मित विकसित आवासों के संगठित समूह को, मानव द्वारा निर्मित और विकसित, मानव के द्वारा जो बनाए जाते हैं, आवास का मतलब जो अपना घर है उसकी हम चर्चा करते हैं, मकान की हम चर्चा करते हैं, आवासों के संगठित समूह को क्या कहते हैं, मानव अधिवास कहते हैं। तो मानव अधिवास किसे कहेंगे कि मानव द्वारा निर्मित विकसित आवासों का जो संगठित समूह है, आवास से मतलब अपना जो मकान है, ठीक है। इस प्रकार से 8-10 जब मकान एक जगह बन जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अधिवास कहलाते हैं। और मकानों की संख्या, आवासों की संख्या बढ़ती जाती है और उनका आकार परिवर्तित होता जाता है, ठीक है। और वो शहर का रूप धीरे धीरे लेते जाते हैं। इस प्रकार हम चर्चा करते हैं कि जो विडाल्डी लाब्लास महोदय हैं, विडाल्डी लाब्लास महोदय ने किस प्रकार से मानव जो अधिवास है उसकी परिभाषा दी। उन्होंने बताया कि मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना से है। मानव स्वयं के आवास यानी खुद के रहने के लिए और अपनी संपत्ति को रखने के लिए जो संरचना बनाता है, खुद के लिए, ठीक है, अपने रहने के लिए और क्या करने के लिए, अपनी संपत्ति को रखने के लिए जो संरचना बनाता है, ठीक है, जो संरचना बनाता है उसे क्या कहते हैं, मानव अधिवास कहते हैं। मानव अपने रहने के लिए और अपनी संपत्ति को रखने के लिए जो संरचना बनाता है उसे क्या कहते हैं, मानव अधिवास कहते हैं। और मानव अधिवास की हम चर्चा करते हैं विडाल डी लाब्लास, विडाल डी लाब्लास के अनुसार ये परिभाषा है, ठीक है, विडाल डी लाब्लास के अनुसार। और विडाल डी लाब्लास कहाँ के थे ना, फ्रांस के थे। कहाँ के थे, फ्रांस के थे। उन्होंने ये परिभाषा दी है कि मानव द्वारा स्वयं के आवास और अपनी संपत्ति को रखने के लिए जो निर्मित संरचना है वही क्या है, मानव अधिवास है, ठीक है। तो हमें मानव अधिवास समझ में आया। मानव अधिवास हम मानव बस्ती भी से कह सकते हैं कि मानव के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के जो आवासों का जो समूह है। अगर एक शब्द में हम कहना चाहें अधिवास क्या है, तो आवासों का समूह, घरों का समूह, मानव के जो आवास है, घर है, उनका जो समूह है वो मानव अधिवास कहलाता है। उसे हम मानव बस्ती की संज्ञा भी कभी कभार दे सकते हैं। अब चर्चा करते हैं कि आदिवासों की उत्पत्ति, मानव के अधिवासों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। क्या मानव प्रारंभ में ही जब मानव का उत्पन्न होता है, मानव यहाँ पे धरातल पे आता है, अधिवास बन जाते हैं? नहीं, ठीक है। मानव के अधिवासों की उत्पत्ति की हम चर्चा करते हैं प्रारंभ से। जब मानव क्या होता है, धरातल पर मानव की उत्पत्ति होती है, लगभग आज से 10 लाख वर्ष पूर्व की हम चर्चा करते हैं, मानव की उत्पत्ति होती है। तो मानव की उत्पत्ति होती है तो मानव क्या कार्य करता है, मानव आखेट का कार्य, आखेट का मतलब समझते हो, शिकार करने का कार्य करता है। वनोत्पाद संग्रह यानी उसे जो इधर उधर मिल जाता है क्या करता है, उनको इकट्ठा कर कर क्या करता है, संग्रह करता है और फिर उन्हें खाता है, ठीक है। मानव क्या कर रहा है इस समय, वह घुमक्कड़ जीवन जी रहा है, इधर उधर क्या कर रहा है, जहां पर उसको खाने को मिल जाता है, शिकार मिल जाता है, वहीं पर रह जाता है, यानी कि उसका किसी भी प्रकार से स्थायी रूप से अभी निवास नहीं है। तो यहाँ आवासों की उत्पत्ति नहीं होती है, मानव मकान बनाकर नहीं रहने लगता है, अभी वो पेड़ों पर इत्यादि पर जंगली जानवरों की भांति अपना जीवन यापन कर रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मानव को समझ आती है, क्या समझ आती है कि इस प्रकार से वो आखेट करता रहेगा तो इस पर धरातल पर क्या हो जाएंगे, जानवर नहीं रहेंगे तो वो खाएगा क्या, ठीक है। और बार बार इस प्रकार से खाने कमी से उधर उधर भटकना पड़ रहा है। ये जो पौधा है ये इसे फल दे रहा है, क्यों नहीं इस पौधे को मैं लंबे समय तक फल देने वाला बना लूं। तो मानव क्या करता है, पशुओं को पालने लगता है और कृषि कार्य करने लगता है। और जब मानव कृषि कार्य करने लगता है उससे उत्पादन होता है। अब जब उससे उत्पादन होता है, कृषि कार्य स्थानांतरित कार्य कृषि करता है, इधर उधर घुमक्कड़ जीवन अपना जीता है, ठीक है। लेकिन जब वो इस प्रकार से कृषि कार्य से जब उसको उत्पादन प्राप्त होता है, तो उत्पादन प्राप्त होता है तो उसको भंडारण करना चाहता है कि उसको रखेगा ना, अब उसको एक जगह रखेगा, अब उसको साथ लेकर घुमक्कड़ जीवन जिएगा तो बार बार घूम तो नहीं सकता ना, तो वो क्या करता है, उसको भंडारण करने लगता है। जब उसके भंडारण की आवश्यकता उसको महसूस होती है, पशुओं की सुरक्षा उसको करनी होती है, जंगली जानवर आते हैं उसके पालतू पशुओं को उठा के ले जाते हैं, किसी न किसी प्रकार से जब उसको ऐसा नुकसान होने लगता है तो पशुओं की सुरक्षा के लिए और अपना जो अनाज है, जो कृषि उत्पादन है, उसके भंडारण के लिए क्या करने लगता है, आवास निर्मित करने लगता है। और उसे जो प्रकृति की, जो हम कहेंगे कि प्रकृति का जो प्रकोप है, ज्यादा धूप लग रही है, बारिश आ रही है, उन सब से भी अपने आप का बचाव करने की
क्या होती है, उसको अपने आप का बचाव करने की जो इच्छा होती है, उस कारण से भंडारण करने के लिए, अपने आप को हम कहेंगे प्रकृति के अनुकूल अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, समायोजित करने के लिए और पशुपालन करने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से मानव क्या करने लगता है, आवास बनाकर रहने लगता है। इस प्रकार से आवासों की उत्पत्ति होती है और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है मानव के आवास भी बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है मानव के आवास भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जो हम कहेंगे 8-10 समूहों का आवासों का जो समूह होता है, अधिवास होता है, वो आवास धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वो बस्ती का रूप, गांव का रूप ले लेता है। और जब गांव हम कहेंगे कि बढ़ते जाते हैं, वहां पर जनसंख्या बढ़ती जाती है और आवासों की संख्या बढ़ती जाती है, वो नगर का रूप ले लेते हैं। और नगर की हम जो प्रारंभ में चर्चा करते हैं, विभिन्न सभ्यताएं जब विकसित होती है नदियों के किनारे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, ठीक है, भारत पाकिस्तान की, मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें, इराक ईरान की, ठीक है, नील नदी की सभ्यता की बात करें, मिस्र की, इस प्रकार से विभिन्न सभ्यताएं विकसित होती हैं और नगरों का निर्माण यहाँ पे होने लगता है और आवासों की संख्या यहाँ पे बढ़ती जाती है। इस प्रकार से हम आवासों की उत्पत्ति की चर्चा करते हैं। ठीक है, और अधिवासों की उत्पत्ति की बात करें, अधिवासों की उत्पत्ति के आधार पर हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। अधिवासों की उत्पत्ति की हमने बात कर ली, किसके आधार पर अधिवासों को कितने भागों में बांट सकते हैं, एक तो स्थायी अधिवास और एक अस्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास क्या होता है, जब मानव क्या करता है, अपने आवास बना लेता है और परमानेंट स्थायी रूप से वहीं पर बस जाता है। पहले मानव क्या कर रहा था, स्थानांतरित कृषि कर रहा था, तो स्थायी रूप से अधिवास नहीं बना पा रहा था, कुछ समय के लिए रहता था, उत्पादन प्राप्त करता था, अपना काम होता था, फिर अन्य स्थानों पर चला जाता था। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जब मानव स्थायी कृषि करने लगता है, परमानेंट एक स्थान पर कृषि करने लगता है, तो उस कृषि की जो उपज है उसका भंडारण करने के लिए उसको आवास की आवश्यकता होती है और वो स्थायी रूप से अपने आवास बनाकर रहता है। आज अगर हम मानव की चर्चा करें तो मानव क्या कर रहा है, स्थायी आवास, जैसे अपना मकान है, ऐसा तो है नहीं कि हम क्या कर रहे हैं 2-5 महीने में चेंज करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं ना, स्थायी रूप से बस रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के अधिवासों को हम स्थायी अधिवास कहते हैं। और एक होता है अस्थायी अधिवास, जो घुमक्कड़ जीवन जीने वाले लोग हैं, जनजातियां हैं, वो क्या कर रहे हैं, अस्थायी अधिवास बनाकर कुछ समय के लिए, 3-4 महीने के लिए, साल भर के लिए अधिवास बनाकर रहती है और फिर अन्यत्र स्थानों पर चले जाते हैं। जबकि हम बात करते हैं जो जनजातियां हमने पढ़ी, एस्किमो जनजाति के विषय में पढ़ा, वो क्या करते हैं, इग्लू, कर्मक इत्यादि अपने अधिवास बनाकर रहते हैं। ठीक है, आवास बनाकर रहते हैं। खिरगिज जनजाति जो मध्य एशिया की, उसके अलावा हम बात करते हैं बुशमैन जनजाति की, बद्दू जनजाति की, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल की बद्दू जनजाति है। ठीक है, जो अरब सहारा मरुस्थल की जनजातियां क्या कर रही है कि अपने स्थान बदल कर अपने स्थान बदल लेती है। ठीक है, और इस प्रकार से अस्थायी अधिवास कुछ समय के लिए रहती है, अधिवास बना लेती है, आवास बना लेती है, फिर क्या करते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं। इस प्रकार के अधिवास को हम क्या कहते हैं, अस्थायी अधिवास कहते हैं। राजस्थान में जो मारवाड़ प्रदेश के रेबारी जनजाति है, रेबारी जाति है, गायरी है और बंजारे जातियां, ये भी क्या कर रही है, अस्थायी प्रकार के अधिवास का निर्माण कर निवास कर रही है। इस प्रकार से हमने आवासों की उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास में बांटकर अध्ययन किया है। ठीक है, अगला जो हमारा इसमें टॉपिक था कि अधिवासों, मानव अधिवासों के निर्माण के क्या उद्देश्य रहे होंगे, कि मानव अधिवास बनाकर क्यों रहता है। तो आपको पता तो था कि यहाँ पे सुरक्षा और भंडारण के उद्देश्य से मानव अधिवास बनाकर, ठीक है, अब ये जब अधिवास बना लिए, मानव सुरक्षा की दृष्टि से, भंडारण की दृष्टि से, अपने आप को सेफ रखने की दृष्टि से, ठीक है, और धार्मिक और सांस्कृतिक आर्थिक कारकों की दृष्टि से उन्नति के लिए, आगे हमें उन्नति करनी है, उस दृष्टि से क्या करता है, स्थायी अधिवास बनाकर रहने लगता है, जिससे उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय संबंध, एक दूसरे संबंध मजबूत होते जाते हैं। ठीक है, अब ये जब वो अधिवास बना लेता है, उससे मानव के द्वारा जो अधिवास बनाए जाते हैं, ठीक है, अब उसमें क्या क्या, उसकी पूर्ति के लिए, जैसे कि वो क्या कर रहा है, उसमें क्या क्या काम आ रहे हैं अधिवास, ठीक है, उसके उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, खाद्य सामग्री का भंडारण उसका जो किया जा रहा है, ठीक है, और वातावरण, जैसे बारिश आती है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, उससे भी उसको क्या मिलती है, निजात मिलती है। इसके अलावा जंगली जानवरों से खुद की भी सुरक्षा होती है और अधिवास जब बनाकर रहता है तो अपने जो पालतू जानवर है उनकी भी वो सुरक्षा कर पाता है। ठीक है, और जो हम बात करें पारिवारिक, पूरा परिवार एक जगह रहना, और जो विलासितापूर्ण जीवन की हम बात कर सकते हैं, मकान है तो कहीं ना कहीं हम विलासितापूर्ण कैसे, एक अपना स्थायी मकान है, तभी हम क्या करेंगे, फ्रिज, कूलर, ठीक है, ऐसी अलग अलग प्रकार के हम कहेंगे कि नए नए आयाम हम हमारे घर में लेके आएंगे।
ठीक है। जब स्थायी अधिवास होगा तो इस प्रकार से हमारे विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति होगी और सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक अलग अलग प्रकार से जो भी हमारे संबंधित कार्य हैं उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति अधिवासों के निर्माण के साथ ही होने लगती है। ठीक है, इसलिए मानव जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए मानव अधिवास निर्मित करता है और जब मानव अधिवास प्रबल रूप से आज बन गए हैं तो मानव का जो जीवन स्तर है उच्च बनता जा रहा है।